फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, कमलेश साहिल से कहती है, बेटा तुमने जब आरती से अपने प्यार का इजहार किया और उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो आरती तुम्हारी बात का बुरा मानकर वहाँ से तुम्हें कोई जवाब दिए बिना इसलिए लौटकर नहीं आई कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि वह इसलिए लौटकर आई कि उसमें तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई बताने लायक हिम्मत नहीं थी। अब आगे वह अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहती थी और उसे लगता है कि उसके अतीत के बारे में जानकर तुम कभी भी उसे नहीं अपनाओगे। यह सुनकर साहिल कहता है, माँ जी, यह सब सुनकर आरती जी के प्रति मेरा प्यार कम नहीं होगा, बल्कि मेरी नज़रों में उसकी इज्जत और बढ़ गई है। मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को जो आरती जी जैसी सुलझी और समझदार पत्नी मुझे मिलेगी। आरती जो दरवाजे की ओट में अपनी माँ और साहिल की बातें सुन रही थी, यह सुनकर इसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यह सुनकर वह अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है तो दरवाजे की आवाज़ से साहिल और कमलेश की नज़र उस तरफ उठ जाती है। साहिल आरती को वहाँ से जाते हुए देख लेता है तो वह उठकर आरती के पीछे उसके कमरे में पहुँच जाता है। आरती अपने कमरे में कुर्सी के पास खड़ी होकर रोए जा रही थी। साहिल वहाँ जाकर कहता है, आरती जी। आरती साहिल की आवाज़ सुनकर बिना उसकी तरफ देखकर ही अपने आंसू पोंछने लगती है। तो साहिल कहता है, आरती जी, तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि तुम मुझे सब बता सको। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर और लोगों की तरह तुम्हें अपनाने से मना कर दूंगा। नहीं आरती जी, नहीं, तुम्हारी सोच गलत थी। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अरे मैं तुम्हारे तन से नहीं, तुम्हारे मन से प्रेम करता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी सोच इतनी घटिया और छोटी है कि मैं लोगों की तरह तुम्हें ही दोषी मानकर तुम्हारा तिरस्कार करूं। मुझे अपनी पिंकी के लिए माँ और अपने लिए एक भी अच्छी बीवी चाहिए। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क पड़ता है। मुझे बस तुम चाहिए आरती जी, तुम चाहिए। यह सुनकर आरती साहिल की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू और अपने प्रति प्यार देखकर आरती रोते हुए उसके गले लग जाती है। साहिल भी उसे अपने गले लगा लेता है। आरती फूट फूट कर रो पड़ती है। तब साहिल उसे अपने आप से अलग करता है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बस आरती जी, बहुत हुआ, बहुत रो ली आप। आज के बाद आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। यह सुनकर आरती फिर उसके गले लग जाती है। यह देखकर साहिल उसका चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, अब एक बार मुस्कुरा भी दो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर आरती साहिल से कहती है, आज के बाद आप मुझे आरती जी नहीं, आरती कहकर पुकारोगे। यह सुनकर साहिल मुस्कुरा पड़ता है और कहता है, जैसा आपकी इच्छा आरती। फिर कुछ देर बाद आरती और साहिल कमरे से बाहर आते हैं। दोनों को देखकर कमलेश समझ जाती है कि दोनों अपने रिश्ते को लेकर अब खुश हैं। वह अंदर से गुड़ लेकर आती है और साहिल और आरती के मुंह में देते हुए कहती है, साहिल जी, मिठाई तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इस शुभ अवसर पर मुंह मीठा होना चाहिए। यह सुनकर साहिल कहता है, आंटी जी, गुड़ के टुकड़े के सामने कैसी भी मिठाई हो वह भी फीकी है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद जो है, हमारे लिए बस तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है। तब कमलेश खुश होते हुए कहती है, बेटा, मैं कल ही पंडित जी से पूछकर तुम्हारे और आरती की शादी की मुहूर्त की बात करती हूँ। यह सुनकर साहिल कहता है, वह बात तो ठीक है, लेकिन मैं पहले कुछ लेन देन की बातें भी साफ कह देना चाहता हूँ। लेन देन की बातें सुनकर कमलेश परेशान हो जाती है। वहीं आरती हैरानी से साहिल की तरफ देखने लगती है। फिर कमलेश कहती है, हाँ बोलो बेटा, क्या मांग है तुम्हारी। यह सुनकर आरती कुछ कहती उससे पहले ही साहिल कमलेश का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसके पैरों के पास बैठकर कहता है, मेरी मांग यह है कि मुझे मेरी माँ भी हमेशा के लिए मेरे पास चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहो।
यह सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आरती भी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा देती है। तब कमलेश हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं, हाँ आंटी, आप भी हमारे साथ ही रहोगी। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर आरती कहती है, हाँ माँ, साहिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी तभी शादी करूँगी जब आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तब साहिल कहता है, आंटी जी, अब तो आरती ने भी कह दिया है। यह सुनकर कमलेश अपने आंसू पोंछती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। यह सुनकर साहिल कहता है, कैसी शर्त आंटी जी? तब कमलेश उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि आज के बाद तुम मुझे आंटी जी ना कहकर माँ जी कहोगे। यह सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कमलेश आरती और साहिल को अपने गले लगा लेती है। दूसरे दिन कमलेश ने पंडित जी को बुलाकर आरती और साहिल की शादी की तारीख पक्की करवा लेती है। शादी का मुहूर्त 10 दिन बाद निकलता है। जब आरती और साहिल की शादी की खबर आरती के स्कूल के स्टाफ को पता चलती है तो सारा स्टाफ हैरान रह जाता है। कोई आरती और उसकी शादी को लेकर खुश था और उन्हें बधाइयाँ दे रहा था, तो वहीं कुछ लोग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। पिंकी भी यह सोचकर खुश थी कि अब उनकी आरती मैम उनकी मम्मा बन जाएंगी। पिंकी अपने सभी दोस्तों को यह सुनाकर खुश हो रही थी कि अब उनकी आरती मैम उनकी मम्मी बन जाएगी। कमलेश चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी जितनी हो सके उतनी धूमधाम से हो, लेकिन आरती और साहिल ने तय किया था कि शादी मंदिर में बिल्कुल सादे ढंग से होगी। कमलेश को थक हार कर उन दोनों की बात माननी पड़ी। कमलेश ने फ़ोन कर पंडित और पंडिताइन को भी शादी का निमंत्रण दे दिया था। वहीं उनके ही कुछ दूरी पर रहने वाले पंडित जी की बेटी को भी शादी निमंत्रण दे दिया था। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। कमलेश अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन साहिल ने कमलेश से कहा कि वह शादी का सारा खर्चा उठाएगा। यह सुनकर कमलेश बोली, लेकिन बेटा, साहिल उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं माँ, मना मत करना। अभी आपका बेटा है तो फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने कुछ नहीं कहा। आज आरती की शादी थी। घर में चारों तरफ रौनक थी। कमलेश भाग भाग कर शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। पंडित और पंडिताइन शादी में आ चुके थे। वह भी शादी की तैयारियों में हाथ बटा रहे थे। पंडित जी की बेटी भी आ चुकी थी। उसने आरती को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। तभी कमलेश कमरे में आई और बोली कि जल्दी से हमें मंदिर में चलना है। तब वह आरती के पास आई और बोली, बेटा तुम तैयार होना। लेकिन आरती की आंखों में आंसू देखकर वह घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या कोई बात है? बोलो अपनी माँ से, अगर कोई परेशानी हो तो। यह सुनकर आरती रो पड़ी और कहने लगी, माँ, आज मेरी शादी है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। अगर आज हमारे साथ पापा होते तो कितना अच्छा होता। यह सुनकर कमलेश कुछ देर के लिए चुप हो गई और बोली, तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन जब वह इंसान तुम्हें और मुझे ही नहीं समझ सके, जो अपनी झूठी इज्जत के दिखावे की खातिर अपनी बेटी का साथ नहीं दे सके, उस इंसान को याद कर क्या फ़ायदा। अगर हम उसे शादी का निमंत्रण देते तो भी नहीं आता। यह कहकर कमलेश ने आरती के आंसू पोंछे और बोली, आज के दिन आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। यह कहकर वह बोली, बेटा जल्दी चलो वरना शादी का मुहूर्त निकलने लगेगा। फिर कमलेश आरती और बाकी लोगों के साथ मंदिर आ गई। उधर से साहिल और साहिल के एक दो दोस्त भी शादी में आए हुए थे। शादी में कुल मिलाकर 10-12 लोग थे। पंडित जी के कहने पर साहिल मंडप के नीचे बैठ गया। उसके ही बगल में पंडित जी की बेटी ने आरती को दुल्हन के रूप में बिठा दिया। शादी के विधि विधान शुरू हो गए। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। बाकी के विधि विधान पूरे होने पर पंडित जी ने कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को आगे आने के लिए कहा, तो आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ की तरफ देखने लगी। कमलेश भी अब दुखी दिखाई दे रही थी।
वह आरती के पिता के बिना अकेली कन्यादान भी तो नहीं कर सकती थी। तभी अचानक चलो कमलेश कन्यादान करते हैं आवाज़ सुनाई दी। सब लोगों के साथ जब आरती और कमलेश ने पीछे मुड़कर देखा तो कैलाश अपने दोस्त कुलदीप के साथ खड़े हुए थे। यह देखकर आरती और कमलेश हैरान रह गई। तब कैलाश आगे बढ़कर कमलेश के पास आकर बोले, चलो। तब कमलेश बोली, जी आप। तब कैलाश बोले, कमलेश, बाकी की बात बाद में होती रहेंगी, चलो पहले तुम अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं। यह सुनकर कमलेश ने कुछ नहीं कहा और वह कैलाश के साथ आरती का कन्यादान करने के लिए आगे बढ़ गई। आरती कैलाश को देखकर रोए ही जा रही थी। कन्यादान की रस्म और 7 फेरों की रस्म होने के बाद आरती और साहिल ने कमलेश और कैलाश दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कैलाश ने अपनी बेटी आरती को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। आरती भी अपने पापा के गले लगकर रो पड़ी। आरती और साहिल ने वहां खड़े पंडित पंडिताइन सबका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी मंदिर से वापस साहिल के घर आ गए। यहाँ आकर पंडित जी की बेटी ने साहिल की बहन और कमलेश ने यहाँ साहिल की माँ के सारे फर्ज अदा किए। आरती आज बहुत खुश थी कि आज उसकी नई जिंदगी शुरू जो हो रही थी और उसकी खुशी यह देखकर और दुगनी हो गई कि उसके पापा उसकी शादी में आए। सभी मेहमान जा चुके थे। साहिल किसी काम से फ़ोन पर बिजी था। पिंकी खाना खाकर सो गई थी। तब आरती और कमलेश कैलाश के पास आई और बोली, पापा आप यहाँ। यह सुनकर कैलाश कुछ कहते उससे पहले ही कैलाश के पास खड़े उसके करीबी दोस्त कुलदीप ने कमलेश की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जी, मेरे बेटे बहू यहाँ रहते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं उनके पास यहाँ आया था तो मैंने आपको और आरती को यहाँ देखा था, तो मुझे पता चला कि आरती बिटिया की शादी है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कैलाश को अपने किए पर पछतावा है। जिस दिन से आरती बिटिया और आप घर छोड़कर आई हो उस दिन से यह अपने आप में सिमट कर रह गए हैं। ना किसी से बातें करते हैं, ना कुछ खाते पीते हैं। अब तो यह अक्सर बीमार रहने लगे हैं और डॉक्टर ने तो कहा है। कुलदीप कुछ कहते उससे पहले ही कैलाश ने इशारे से उसे चुप करवा दिया। फिर कैलाश हाथ जोड़कर बोले, आरती, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी झूठी इज्जत के खातिर तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाया और तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि भगवान के घर जाकर तुम्हारी माँ संतोष को अपना मुँह कैसे दिखाऊंगा, कैसे उसके सवालों का सामना करूंगा। यह कहकर कैलाश फूट फूट कर रो पड़े तो कमलेश उसके हाथों में अपने हाथ लेकर बोली, अजी आप माफ़ी मत मांगो। आपके आंखों में आए पश्चाताप के आंसू से आपके सारे गुनाह बह गए। यह सुनकर आरती बोली, हाँ पापा, माँ सही कह रही है। हमें पता था कि आप दिल के बुरे नहीं हैं। आपको इस समय यहाँ देखकर ही हमने आपको माफ़ कर दिया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपने आप को मत कोसिए। यह कहकर आरती अपने पापा के गले लग गई। आरती और साहिल ने कैलाश को जिद करके वहीं अपने पास रहने पर मजबूर कर लिया। कैलाश को उनकी जिद के आगे झुककर उनके पास ही रहना पड़ा। कैलाश अक्सर बीमार रहते थे। शादी के बाद भी साहिल ने आरती से कहा कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। यह सुनकर आरती साहिल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली कि मैं यहाँ घर पर रहकर भी क्या करूँगी। पिंकी तो स्कूल में रहती है, पापा के पास यहाँ माँ है। वैसे ही घर रहते रहते मैं परेशान ही रहूँगी और अगर हम दोनों साथ में कमाएंगे तो घर खर्च भी आसानी से चल जाएगा। आरती की बात सुनकर साहिल मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। आरती रोज़ साहिल के साथ स्कूल जाती। आरती और साहिल को देखकर स्टाफ के कुछ लोग जलते तो वहीं कुछ उनके रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। आरती और साहिल हमेशा की तरह लंच के टाइम कमरे में पिंकी के साथ बैठकर खाना खाते। खाना खाने के बाद पिंकी अपने दोस्तों में खेलने चले जाती तो दोनों बैठकर बातें करते रहते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
लेकिन कैलाश की तबीयत अक्सर ज़्यादा खराब रहने लगी। साहिल उसे स्थानीय अस्पताल की जगह एक बड़े अस्पताल में ले गया, जहां पर कहीं जांच कराने के बाद उसको पता चला कि कैलाश के एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और कैलाश कुछ दिन के मेहमान हैं। यह सुनकर साहिल को बहुत दुख हुआ। जब कमलेश और आरती ने यह सुना तो उन्हें गहरा झटका लगा, लेकिन आखिर कर भी क्या सकती थी। साहिल और आरती ने कैलाश का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन कैलाश हमेशा के लिए सबको छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। सभी ने कैलाश की अंतिम इच्छा का मान रखते हुए कैलाश के शहर में ही उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। वे लोग जब उसे लेकर वहां गए तो लोगों ने कई तरह की बातें बनाई। कैलाश की मौत की खबर सुनकर आरती की दोनों बुआ भी वहां आ गई। वे दोनों कैलाश की लाश को देखकर उससे लिपट लिपट कर रो रही थी, तो वहीं साथ में कमलेश और आरती को भी भला बुरा कह रही थी। कैलाश की मौत से सभी दुखी थे। जब कैलाश के अंतिम संस्कार की बारी आई तो कुछ लोगों ने कहा कि बाप की चिता को अग्नि बेटा देता है और कार्तिक ही इसका बेटा है। लेकिन कमलेश ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा कि साहिल और आरती के अलावा मेरे और कोई बच्चे नहीं हैं। मेरे पति की यही इच्छा थी कि उसकी चिता को अग्नि साहिल ही दे। कमलेश की बात सुनकर आरती की दोनों बुआ भड़क गई और बोली कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हमारे भाई को अग्नि तो हमारा भतीजा ही देगा। लेकिन कमलेश ने उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कमलेश ने सबके खिलाफ जाकर साहिल के हाथों ही कैलाश की चिता को अग्नि दिलवाई। कैलाश की मौत के 12 दिन बाद सभी क्रियाक्रम करके साहिल ने कमलेश से वापस चलने के लिए कहा तो कमलेश बोली, नहीं बेटा, इसी घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी और इसमें बहुत सी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमलेश की बातें सुनकर आरती की दोनों बुआ लड़ने के लिए उतारू हो गई और कहने लगी कि अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और हमारे जीते जी तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह देखकर आरती और साहिल ने बिना किसी से कुछ कहे ही कमलेश से वहाँ से चलने के लिए कहा। साहिल और आरती वापस उसे जिद कर अपने साथ ले आए, क्योंकि साहिल और आरती नहीं चाहते थे कि कमलेश वहाँ हमेशा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी रहे। और वैसे भी वहाँ के लोग और आरती की दोनों बुआ कमलेश को उल्टे सीधे ताने देकर रहने भी नहीं देते। यह सब सोचकर साहिल और आरती उसे अपने साथ ले आए। कैलाश के जाने से कमलेश और आरती को तो जैसे गहरा झटका लगा था। साहिल ने ही उस वक्त कमलेश और आरती को संभाला। कमलेश ने तो जैसे तैसे कर अपना मन समझा लिया, लेकिन आरती अपने पापा को याद कर बच्चों की तरह रो पड़ती। कमलेश और साहिल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन आरती अपने पापा को याद कर बस रोती रहती। साहिल उसे खुश करने के लिए कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता तो कभी उसके लिए फूल गजरे आदि लाता। अचानक अपने हाथ से कुछ बनाकर लाता जिससे आरती खुश हो जाए। धीरे धीरे आरती भी सामान्य रहने लगी। आरती साहिल जैसा पति पाकर बहुत खुश थी, तो कमलेश को भी साहिल जैसा बेटा मिल गया था। साहिल अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, उन्हें भी किसी न किसी की बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ आरती के साथ होने वाला था। एक दिन आरती बैठकर अखबार पढ़ रही थी, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही आरती ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो कुछ ऐसा सुना कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वहीं सोफे पर बैठ गई। उसे घबराए और हाथ बढ़ाए देखकर कमलेश उसके पास आई और हाथ बढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसका फ़ोन है? यह सुनकर आरती कहती है, माँ, पंडित जी का फ़ोन है। कार्तिक जेल में एक हवलदार को घायल कर उसकी पिस्तौल लेकर फरार हो गया है। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। माँ, मुझे डर लग रहा है कि अगर वह कहीं यहाँ आ गया तो आरती एक ही सांस में हाथ बढ़ाते हुए सब कुछ कह गई। यह सुनकर कमलेश भी घबरा जाती है।
फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।